गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी पॉइंट। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं साइंस, जो कंप्लीट साइंस की सीरीज चल रही है उसमें नेक्स्ट डे है, आज डे 4 है। और अगर आपने अभी तक प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे हैं तो उनको जाकर देखिए। मैथ्स के भी कुछ वीडियोस अपलोड हुए हैं तो। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलते हैं आज के कुछ क्वेश्चन, नए क्वेश्चन के साथ और उनके कॉन्सेप्ट के साथ। तो फर्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे दिख रहा है, कैल्शियम कार्बाइड पानी के साथ क्रिया करने पर कौन सी गैस देता है, यह आपको बताना है। कौन सा हाइड्रोकार्बन देता है जब कैल्शियम कार्बाइड क्या होता है? कैल्शियम कार्बाइड का फॉर्मूला होता है CaC2। तो जो कैल्शियम कार्बाइड होता है वो पानी के साथ, अगर इसकी रिएक्शन किसके साथ की जाए? वाटर के साथ। तो आपको बताना है इसमें से वो कौन सा हाइड्रोकार्बन देता है, इसका आंसर क्या होगा। तो आप याद रखिएगा जब भी या फिर ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो भी है यहाँ पर, जैसे आंसर यहाँ पर क्या है? एसिटिलीन है ना, ये गैस है। तो ये देता है जब क्या करते हैं, कैल्शियम कार्बाइड की क्रिया किसके साथ करते हैं? वाटर के साथ करते हैं, यानी वाटर की रिएक्शन किसके साथ। या फिर ये पूछ सकते हैं जो एसिटिलीन है वो कैसे प्राप्त किया जाता है, बाय विच रिएक्शन। तो आपको तब बताना है कैल्शियम कार्बाइड के साथ किसकी रिएक्शन होती है? वाटर की। तो दोनों तरफ से आप क्वेश्चन पता रहना चाहिए। नेक्स्ट, कार्बनिक अम्ल में कौन सा क्रियात्मक समूह होता है? जो कार्बनिक अम्ल होते हैं, जितने भी कार्बन्स के होते हैं, कौन सा क्रियात्मक समूह लगता है, कि मतलब किससे हम पहचानते हैं कि दिस इज द कार्बनिक एसिड। तो आपको सभी को पता होगा कार्बनिक एसिड, जैसे फॉर्मूला इनमें से कौन सा होता है जो लास्ट में आपको पता है? ये तो बेस होता है ना, ये भी बेस में ही आता है। तो एसिड में कौन सा आता है? COOH। जैसे फॉर्मूला क्या है? फॉर एग्जांपल CH3COOH, जो कि किसका फॉर्मूला होता है? एसिटिक एसिड का। तो दिस इज द राइट आंसर, एसिटिक एसिड, यानी क्या बोलते हैं? एसिटिक अम्ल। तो ये जब भी कार्बनिक अम्ल की बात करते हैं तो लास्ट में कौन सा लगता है? COOH। नेक्स्ट, जब प्राकृतिक रबर को गंधक के साथ गर्म किया जाता है तो वह कठोर हो जाता है, इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? बोला जो नेचुरल रबर होता है, जब उसको क्या करें? गंधक के साथ गर्म करें। जितने भी गंधक होते हैं, जैसे सल्फर हो गया है ना, तो उनके साथ अगर गर्म किया जाता है तो वो क्या होता है? हार्ड हो जाता है, कठोर हो जाता है। तो आपको बताना है इस जो ये प्रोसेस की जाती है, इस प्रोसेस का नाम क्या है? तो इस प्रोसेस का नाम क्या है? वल्केनाइजेशन। इस प्रोसेस का क्या नाम है? इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर C, वल्केनाइजेशन। अब आपको मैं थोड़ा सा इसमें बता देती हूँ वल्केनाइजेशन में क्या होता है। वल्केनाइजेशन में जो रबर होता है ना, वो अपनी जो आकृति होती है, उसकी जो उसका शेप होता है, वो उसको क्या करता है? डेफिनेट करके रखता है। आकृति को क्या करता है? डेफिनेट करके रखता है, यानी निश्चित करके रखता है, अपनी आकृति को चेंज नहीं होने देता है। और रबर में क्या होता है? कार्बन ब्लैक मिश्रित, जिससे वो कठोर बन जाता है, क्योंकि रबर में क्या होता है? कार्बन का मिश्रण होता है, जिसकी वजह से वो क्या होता है? कठोर हो जाता है। ठीक है। नेक्स्ट, धातु के ऑक्साइड का पानी में घुलने पर क्या प्राप्त होता है? बहुत कॉमन सा क्वेश्चन है, 10th क्लास में भी है कि जितनी भी धातु चाहे मैं आयरन ले लूँ, है ना, आयरन, गोल्ड, सिल्वर, जितने भी धातु हैं, तो इन सब को धातु क्या होती है आपको ऑलरेडी मैंने बताया है प्रीवियस वीडियो में। जो भी एलिमेंट एक ही प्रकार के एलिमेंट से बनी होती हैं, जितने भी धातु, वो धातु कहलाती हैं। और नॉन मेटल्स यानी मेटल होती हैं, जो नॉन मेटल जो होती हैं बहुत सारी, जैसे एक दूसरे को मिक्स करके, जैसे पीतल है, पीतल में आपको पता है 2 धातु मिलाई जाती हैं। तो अगर एक ही प्रकार की धातु होगी, जैसे लोहा हो गया, तांबा हो गया, आयरन, कॉपर, ये सारी क्या होती धातु, अगर उनकी क्रिया हम क्या करें? ऑक्साइड का पानी में घुलने पर, धातु के जो ऑक्साइड होते हैं, जैसे मैंने अगर आयरन लिया है या मैंने कॉपर लिया, ठीक है, ये कॉपर होता है, कॉपर का फॉर्मूला क्या होता है? Cu। मैंने इसका ऑक्साइड लिया, यानी CuO की बात कर रही हूँ मैं। इसकी रिएक्शन किसके साथ कर रही हूँ मैं? वाटर की। तो आपको बताना है तब वो क्या हो जाता है? उदासीन, यानी कि न्यूट्रल, या फिर वो एसिडिक बनेगा, या फिर वो बेस बनेगा, या इनमें से कोई नहीं होगा। आपको आंसर बताना है कि इनमें से क्या होगा आंसर। तो जब भी धातु के ऑक्साइड को पानी में घोला जाता है तो आपको पता है ये क्या बनेगा? CuOH का होल ट्वाइस। और जो कि जब लास्ट में OH आए तो आपको पहचानना है, 90% केसेस में हम इसी से पहचानते हैं, दिस इज द बेस। ये क्या है? एक क्षार है। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? क्षारीय घोल। याद रखिएगा जब भी धातु, कोई भी धातु, यहाँ पर मान लो धातु बोला है, धातु का नाम दे देंगे, यानी कि जैसे लोहा, तांबा, सिल्वर, इस प्रकार की, या तो धातु का नाम दे देंगे, सिंपल धातु बोलेंगे। जब भी उनके ऑक्साइड को पानी में घोला जाता है या पानी से उनकी रिएक्शन की जाती है तो हमेशा क्या प्राप्त होता है? बेस। इसको क्या बोलते हैं? बेस। ठीक है,
क्षार। नेक्स्ट, ब्लीचिंग पाउडर का, ये बहुत कॉमन सा क्वेश्चन है। ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला आपको पता है? ये तो होगा नहीं। ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला CaOH2 आपको पता है ये किसका होता है? बुझे हुए चूना का। किसका होता है? बुझे हुए चूना का, स्लेक्ड लाइम का, बुझा हुआ चूना। और CaCO3 आपको पता है कैल्शियम कार्बोनेट, ये किसका होता है? चूना पत्थर का। ठीक है, तो बचा कौन सा? ऑप्शन नंबर 4। तो ऑप्शन नंबर 4 में CaCO2, ये 2 नीचे आएगा, और या फिर CaOCl। ऐसे भी ऑप्शन में कभी ये लिखा होगा या तो कभी ये लिखा होगा, दोनों ही आंसर आपके सही होंगे। अगर ये ऐसा नहीं लिखा होगा तो ऐसा लिखा होगा, आप समझ जाना। यहाँ पे क्लोरीन के 2 एटम्स है तो उनको मॉलिक्यूल्स हैं तो उनको अलग अलग करके लिख दिया, यहाँ पे एक साथ लिख दिया है, तो CaOCl2। और आप याद रखना इसका केमिकल नेम क्या होता है? कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड। क्या होता है? कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड, ये इसका क्या होता है? केमिकल नेम होता है। रासायनिक नाम भी कभी पूछा जाता है तो याद रखिएगा, फॉर्मूला ये होता है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं और ऋणात्मक आयन बनाते हैं। जैसे आपको पता है इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, किसी चीज को जब हम लेते हैं, जैसे हम कोई मनी उधार लेते हैं, बैंक से लेते हैं फॉर एग्जाम्पल, तो हमारे ऊपर क्या आता है? ऋण आता है, यानी हम लेन लेते हैं किसी से। अब आपको बताना है कि जैसे हम किसी से उधार लेते हैं तो हमारे ऊपर एक तरह से कर्ज बन जाता है, यानी माइनस रहता है कि वो चीज़ हमें देनी है ना, पैसे वापस करने जो आप लोन लेते हैं। इसी तरह से जितने भी एटम्स होते या मॉलिक्यूल्स होते हैं, जो तत्व होते हैं, जितने भी एलिमेंट्स हों, चाहे वो कोई भी एलिमेंट्स हो, अगर वो किसी इलेक्ट्रॉन को क्या करता है? ग्रहण करता है, तो उस पर क्या आता है? निगेटिव साइन आता है। ठीक है, जैसे OH माइनस लिखा तो ये निगेटिव साइन क्या हो? इसने क्या किया है? किसी न किसी तत्व को क्या किया है? ग्रहण किया है। अब आपको बताना है उनको क्या बोला जाता है? वो धातु होती हैं, अधातु होती हैं, मिश्र धातु होती हैं, या फिर वो यौगिक होती हैं। तो इसमें से आंसर क्या होगा? हमेशा आपका आंसर क्या होगा? नॉन मेटल, अधातु। आंसर क्या होगा? यहाँ पर मैं आपको क्लियरली बता देती हूँ, आंसर क्या होगा? नॉन मेटल। जब भी किसकी बात करेंगे, कोई भी इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज आता है तो वो कौन सी होती हैं? वो होती हैं नॉन मेटल्स। में क्या होता है आपको पता है? जो अधातु होती हैं इनमें आघातवर्धनीयता की नहीं होती, तन्यता, यानी इनको आप आघातवर्धनीयता का मतलब होता है इनको आप किसी भी शेप में ढाल नहीं सकते, वो जैसी हैं वैसी वो ऑलरेडी बनाई जाती हैं, क्योंकि वैसे भी वो दूसरी से तत्वों से मिलकर बनी होती हैं। और इसी कारण क्या होता है? इनकी लैटिस रचना नहीं होती, इन पर जोर देने पर ये टूट जाते हैं। अगर इनको बहुत ज़्यादा ब्रेक करोगे तो ये क्या हो जाती है? जैसे कांच है ना, कांच क्या होता है? कांच आपको पता है, कांच बहुत सारी, कांच क्या है? एक धातु, क्योंकि वो बहुत सारी चीज़ों से मिलकर बना होता है, बहुत सारे उसमें ऑक्साइड्स होते हैं। तो अगर हम इस पर कुछ भी मारते हैं, जैसे लोहे की वस्तु पर मारोगे, लोहे के धातु वो नहीं टूटता है इतनी जल्दी, वो तो अलग चीज़ है। जब उसके रिएक्शन करते हैं, बहुत ज़्यादा गर्म करते हैं, उसमें जंग लग जाती है, वो अलग चीज़ है। लेकिन नॉर्मल बात करें तो उसमें ये प्रोसेस नहीं होती। और क्या होता है? ये चमकती नहीं है, मतलब विशेष रूप से, जैसे क्या होता है? लोहे को बहुत ज़्यादा ग्रीस किया जाता है, या फिर सोने की बात कर लें, सोना धातु है, चमकता है, तो वैसे ही इनकी चमक नहीं होती है। ये क्या होते हैं? ऑक्साइड के प्राय अम्लीय होते हैं, जैसे CO, इसमें NO, ये क्या होते हैं? न्यूट्रल होते हैं। ये दोनों क्या होते हैं? इसके अंदर न्यूट्रल होते हैं। अधातु ये क्या होती हैं? आसानी से इलेक्ट्रॉन को क्या कर सकती हैं? ग्रहण कर सकती हैं, इसीलिए वो क्या होता है? अधातु क्या होती हैं? एक अच्छा ऑक्सीकारक। ऑक्सीकारक क्यों बोलते हैं? ऑक्सीकारक वही होते हैं जो ऑक्सीजन को ग्रहण कर लें। ठीक है, ऑक्सीजन को, इलेक्ट्रॉन को, और इलेक्ट्रॉन मतलब कोई भी तत्व को ग्रहण करना, इसीलिए इनको ऑक्सीकारक भी बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी उदासीन परमाणु से एक इलेक्ट्रॉन का नुकसान कौन सी प्रक्रिया में? अगर किसी उदासीन परमाणु की बात कर रहे हैं, उनमें से इलेक्ट्रॉन का नुकसान कौन सी प्रक्रिया कहलाता है, यानी उसमें इलेक्ट्रॉन का नुकसान हो जाता है तो उस प्रक्रिया को क्या बोला जाता है, ये आपको आंसर बताना है। तो जब भी हम क्या करें, जिससे अवकरण क्या होता है? अवकरण क्या होता है? ऐसी अभिक्रिया है जिसमें पदार्थों के द्वारा एक या अधिक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं। इसमें क्या होता है? एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल, मैं इसका एग्जांपल आपको बताऊं तो जैसे क्लोरीन है, इसने एक इलेक्ट्रॉन को क्या कर दिया? ग्रहण कर लिया, तो Cl माइनस आ जाएगा इस पे साइन। जैसे H है, इसमें एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर दिया तो ये क्या आ जाएगा? H पे माइनस आ जाएगा। ठीक, इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर क्या होगा? ऑक्सीकरण। इसका आंसर क्या होगा? ऑक्सीकरण। किसी उदासीन परमाणु में अगर एक इलेक्ट्रॉन का नुकसान हो जाता है तो वो क्या होता है? ऑक्सीकरण प्रोसेस होती है। ऑक्सीकरण में क्या होता है? ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें एक या अधिक से इलेक्ट्रॉनों का परित्याग होता है, यानी यहाँ पर हम क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन का परित्याग करते हैं। क्या करते हैं? परित्याग करते हैं, यानी परित्याग का मतलब क्या होता है? यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का क्या होता है? लॉस होता है। यहाँ पे हम एक्सेप्ट नहीं करते हैं, रिपेल करते हैं। ठीक है, अट्रैक्ट नहीं करते, रिपेल करते हैं, इसलिए इसका आंसर क्या होगा? ऑक्सीकरण।
नेक्स्ट क्वेश्चन, अकार्बनिक अम्ल के साथ धातु की क्रिया होती है तो कौन सी गैस निकलती है? यहाँ पे आएगा ना, कौन सी गैस निकलती है, ये आपको बताना है। जब अकार्बनिक अम्ल के साथ धातु की क्रिया होती है, अभी मैंने आपको बताया था कार्बनिक अम्ल के साथ धातु की क्रिया होती है। अब यहाँ पर बताना अकार्बनिक अम्ल के साथ धातु की क्रिया होती है तो क्या होता है। तो जो नॉर्मली अकार्बनिक अम्ल के साथ धातु की जब प्रतिक्रिया होती है तो क्या होता है, हमेशा हाइड्रोजन गैस निकलती है। कौन सी गैस निकलती है? हाइड्रोजन गैस। तो ऑप्शन नंबर बी आपका क्या होगा, राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, ये याद रखिएगा, अकार्बनिक अम्ल की बात कर रहे हैं हम, इसलिए इसमें क्या आएगा, हाइड्रोजन आंसर आएगा। नेक्स्ट, किसी अर्धचालक की चालकता क्या होती है? ताप बढ़ाने के साथ बढ़ती है, ताप बढ़ाने के साथ घटती है, या शुद्धि मिलाने से बढ़ती है, या शुद्धि मिलाने से घटती है? व्हाट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? किसी अर्धचालक की चालकता क्या होती है? तो अर्धचालक यानी क्या बोला जाता है इसको? सेमी कंडक्टर। क्या बोलते हैं? सेमी कंडक्टर। मतलब जो पूरी तरह से कंडक्टर नहीं होता है। कंडक्टर का मतलब तो समझते ही होंगे, जो इलेक्ट्रिसिटी को कैप्चर करता है। और ये क्या करता है लेकिन नॉर्मली जैसे फॉर एग्जांपल चार्जर जो होता है वो करता है, लेकिन आपको एक्चुअल उसको टच करने पर करंट नहीं लगता, भले लाइट ऑन हो, वो चार्जर की बटन भी ऑन हो तो भी नहीं होता है। तो यहाँ पर क्या बताना है, ये जो कंडक्टिविटी होती है ये क्या होती है, अर्धचालक के अंदर ताप बढ़ाने के साथ बढ़ती है या ताप बढ़ाने के साथ घटती है? आपको बताइए, अभी मैंने बता दिया सेमी कंडक्टर है, तो इसमें किस पे डिपेंड होती है? टेम्परेचर पे डिपेंड होती है, क्योंकि ये सेमी कंडक्टर है। ये आप टेम्परेचर के अकॉर्डिंग क्या होगी, बढ़ेगी। आप जितना ज़्यादा ताप बढ़ाएंगे ना उतना ज़्यादा क्या होगी, इसकी अर्धचालकता भी बढ़ेगी। ठीक है। और चालक क्या होता है? जो ताप के साथ बढ़ता है। ठीक है, ताप के बढ़ने के साथ हमेशा क्या होगा, घटेगा चालक। और चालकता ताप के बढ़ने के साथ घटती है किसके अंदर? जब हम किसकी बात करेंगे, कंडक्टर की। लेकिन यहाँ पर हम किसकी बात कर रहे हैं, सेमी कंडक्टर की, याद रखना। तो यहाँ पर जब ताप बढ़ाएंगे ना तभी अर्धचालकता बढ़ेगी, वहाँ पे जस्ट अपोजिट होगा। कोणीय वेग का विमेय सूत्र देखो, नॉर्मल जो विमेय सूत्र होते हैं आपको पता है, ये तीन चीज़ों की बात की जाती है, जहाँ पे m क्या होता है, मास, l क्या होती है, लेंथ, और t क्या होता है, समय। यहीं से आपका विमेय सूत्र बनता है। तो आपको सबसे पहले किसी भी चीज़ का विमेय सूत्र निकालने के लिए उसका फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो कोणीय वेग का फॉर्मूला क्या होता है वो पता होगा, तभी आप विमेय सूत्र निकाल पाएंगे। तो कोणीय वेग का फॉर्मूला क्या होता है आपका? कोणीय वेग का फॉर्मूला होता है जड़त्व आघूर्ण टॉर्क, जिसको बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? टॉर्क। जड़त्व आघूर्ण इंटू कोणीय वेग, क्या होता है? कोणीय वेग। यानी इसका फॉर्मूला क्या बनेगा? जड़त्व आघूर्ण क्या होता है? जो कोई भी मास का अगर कोई वस्तु है ना, जब हम सर्कल की, आघूर्ण का मतलब क्या होता है, जैसे किसी सर्कल के अंदर हम क्या कर रहे हैं, घूम रहे हैं। अब यहाँ पर आपको पता है, जो यहाँ पर हम बात करेंगे, यहाँ पर क्या होती है, सर्कल अच्छे से बना, ये रेडियस होती है। इसके साथ अगर किसी मास की वस्तु लेके घूमते हैं तो ये जो फोर्स होता है यही जड़त्व आघूर्ण होता है। आई होप ये चीज़ क्लियर हुई। तो उसमें किसकी बात करेंगे, द्रव्यमान, और साथ में क्या होती है, रेडियस। तो ये क्या हो जाएगा, मास और रेडियस का स्क्वायर। तो रेडियस आपकी क्या होगी एक्चुअल में, जब यहाँ पर हम रेडियस को लेंथ ही तो बोलोगे आप, किलोमीटर में बोलोगे, मीटर में बोलोगे, सेंटीमीटर, मतलब एक्चुअल में क्या होगी, लेंथ, यानी m×l² होगा। ठीक। और कोणीय वेग क्या होगा, यानी एंगल क्या होता है, तो एंगल क्या होता है, एक टाइम के साथ जो बनेगा वही आपका क्या हो जाएगा, एंगल। तो इंटू में क्या आ जाएगा, t। ठीक। तो आपका आंसर क्या बनेगा, ml/2 t-1। ठीक है, ये अपॉन में 2 आएगा, क्योंकि आपको पता है कोणीय वेग क्या होता है, वेग क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो ये 1/t आएगा, तो t कहाँ चला जाएगा, ऊपर। तो आपका आंसर बनेगा m1l2 t-1। ठीक है। m1 क्यों लिखा, क्योंकि 0 लिखोगे, 0 तब लिखते हैं जब m की बात ना हो, मास की बात ना हो। लेकिन यहाँ पे एक m आ रहा है, इसलिए आप यहाँ पे क्या कर देंगे, m⁴ ध्वनि को दूर स्थान तक ले जाने वाला यंत्र, यानी ध्वनि बहुत दूर तक जो चली जाती, सुनाई देती है, उसको क्या बोलते हैं? मेगाफोन बोलते हैं, अनुरणन बोलते हैं, या फिर लाउड स्पीकर बोलते हैं? बताइए जल्दी। या फिर फोन बोलते हैं, फोन से सुनाई देती है। इसमें से व्हाट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? कि ध्वनि को, ये बहुत कॉमन सा क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है, ध्वनि को दूर स्थान तक ले जाने वाला यंत्र, ध्वनि को दूर स्थान तक ले जाने वाला यंत्र कौन सा होगा, मेगाफोन। कौन सा होगा, मेगाफोन। मेगाफोन क्या करता है, विद्युत जो तरंगे होती, जो वेव्स होती हैं, उनको परिवर्तित करने के लिए इसका काम किया जाता है। मतलब इसके
ये क्या करता है, और आपको पता है लाउड स्पीकर क्या करता है, ये धीमी आवाज़ को तेज़ करता है, दूर तक नहीं ले जाता, बस धीमी आवाज़ को थोड़ा सा आपका लाउड बढ़ा देता है। और ऑडियोमीटर क्या होता है, आपको पता है ध्वनि की तीव्रता मापने का यंत्र होता है। जो ऑडियोमीटर होता है वो क्या होता है, ध्वनि की तीव्रता को मेजर करता है कि व्हाट इज द इंटेंसिटी ऑफ योर साउंड। और ऑडियो फोन क्या होता है, ये बहुत कॉमन से क्वेश्चन है जो आपको पता नहीं होते हैं या हम कंफ्यूज होते हैं। ऑडियो फोन में क्या होता है, जैसे आपको पता है किसी किसी को सुनाई नहीं देता तो एक मशीन आती है जो कान में लगा लेते फिर उनको सुनाई देती है। ऑडियो फोन क्या करता है, आपकी आवाज़ को आप तक सुनने के लिए क्या करता है, हेल्प करता है। दिस इज द ऑडियो फोन। ऑडियोमीटर क्या होता है, मीटर से ही याद रखना, ये क्या करता है, इंटेंसिटी को मेजर करता है कि आपकी ध्वनि की स्पीड कितनी है। ठीक, नेक्स्ट, हीरे का अपवर्तनांक। आपको पता है सबसे ज़्यादा जो अपवर्तनांक होता है वो किसका होता है, हीरे का ही होता है। तो इसमें से आंसर कौन सा होगा, इसको क्या बोलते हैं, इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्शन। आपने रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन पढ़ा होगा तो पता होगा। इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्शन, जब कोई भी लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है, आपको पता है जैसे ये सिंपल मिरर है, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है, जैसे यहाँ पे मान लो कोई भी कांच का टुकड़ा रखा है या फिर मैंने बॉटल रखा है, अब थोड़ा सा झुक के निकल जाती है। ठीक है, फिर यहाँ से अगर हम डॉट डॉट लाइन मिलाते हैं तो ये क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और ये क्या होता है आपका आई इंडेक्स। ठीक है, ये यहाँ से क्या होती है, रे आती है और इधर क्या होता ही रिफ्लेक्ट हो गई, क्योंकि अपने स्पेस को चेंज करके, डायरेक्शन को चेंज करके, ये क्या होता है, रिफ्रैक्शन। और जब हम रिफ्लेक्शन बोलेंगे उसमें क्या होगा, रे आई और वापस उसी मीडियम में लौट जाएगी, लेकिन रिफ्रैक्शन में थोड़ा सा अपने मार्ग से डेविएट होकर सीधे निकल जाएगी। यानी ये क्रॉस तो कर रही है लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे क्या हो रही है, वाटर में जाकर थोड़ा सा झुक जाती है। लेकिन अगर हम पढ़ेंगे रिफ्लेक्शन तो वो सीधे आई और सीधे वापस चलेगी। जैसे आप मिरर देखते हैं ना, मिरर, यहाँ पे दो एंगल फॉर्म होते हैं, एक होता है आपतित किरण का और एक होता है परावर्तित किरण का। जैसे हम मिरर पे अपना फेस देखते तो वहाँ पे रे वापस आती है, पीछे नहीं चली जाती, लेकिन वहीं पर अगर ट्रांसपेरेंट मिरर लोगे तो वहाँ पर रिफ्लेक्शन वाली कंडीशन आ जाती है। तो हीरे का अपवर्तनांक क्या होता है, सबसे ज़्यादा होता है। तो सिंपल सी बात है, इस ऑप्शन में सबसे ज़्यादा क्या है, 2.4। ठीक है, याद रखना। हीरे का यूज किसके के लिए किया जाता है, कांच को तराशने के लिए, है ना। सबसे ज़्यादा कठोर कौन सा होता है, हीरे। और ये क्या होता है, और भी क्या याद रखना है, ये कार्बन का अपरूप है। कार्बन के दो अपरूप होते हैं मेनली, एक ग्रेफाइट होता है और एक क्या होता है, हीरा। तो याद रखना, ऑप्शन में आता है कौन सा कार्बन का अपरूप है, नहीं है। इकाई में ऊर्जा व कार्य की इकाई बताना है। ऊर्जा व कार्य की इकाई बहुत सबको पता होगा, ऊर्जा और कार्य की इकाई क्या होती है, सिंपल सी चीज़ है, क्या होती है, जूल। क्योंकि आपको पता है वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, काम का फॉर्मूला क्या होता है, बल इंटू विस्थापन। यानी कितनी फोर्स से किस ऑब्जेक्ट को आपने डिस्प्लेस किया है, विस्थापित किया है, वही आपका क्या हो जाता है, काम, है ना। और जहाँ पे कोई चीज़ डिस्प्लेस नहीं होती वहाँ पे कोई कंडीशन दी जाती है, जैसे एग्जाम में कंडीशन वाले क्वेश्चन आते हैं, वहाँ पे आपका वर्क डन जो होगा वो 0 होगा। लेकिन अगर किसी बल के साथ आपने किसी वस्तु को विस्थापित कर दिया, वही आपका वर्क। तो एक तो इसकी यूनिट बल की न्यूटन होती है, विस्थापन मीटर, तो एक तो न्यूटन मीटर होती है, लेकिन एसआई यूनिट की बात की है तो एसआई यूनिट क्या होगी, जूल होती है। क्या होती है, जूल। ऊर्जा की बात करें तो ऊर्जा भी वही कार्य करने की क्षमता ही तो आपकी ऊर्जा होती है। कार्य करने की क्षमता क्या होती है, ऊर्जा। तो इसका एसआई मात्रा क्या होता है, जूल होता है। आपको क्या याद रखना है, जो अर्ग होता है 1 जूल की वैल्यू क्या होती है, 10⁻7 अर्ग। ये भी एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, और 1 कैलोरी, दूसरी ऊर्जा की दूसरी यूनिट, पहली तो जूल और दूसरी यूनिट क्या होती है, कैलोरी। दूसरी यूनिट क्या होती है, कैलोरी। और 1 कैलोरी में जो जूल होते हैं वो कितने होते हैं, 4.186 जूल होते हैं। ये भी याद रखिएगा आप। ठीक है, ये नेक्स्ट, प्रति सेकंड कंपनों तथा दोलनों की संख्या क्या कहलाती है, यानी पर सेकंड में, है ना। पर सेकंड में जो दोलन हो रहा है, जैसे वॉच में आपने देखा होगा जो पेंडुलम लगा होता है, इधर से जाता है इधर, या फिर झूले की बात कर लो, झूला हम झूलते हैं, इधर जाते हैं उधर जाते हैं, वापस वापस, है ना। तो वो उसको कंपन या फिर उसके जो दोलन उसी को बोला जाता है ना, ऑस्किलेशन बोलते हैं। जो ऑस्किलेशन होता है तो वो क्या कहलाता है, इनमें से ऑप्शन में कौन सा आंसर होगा, आवर्तकाल, कालांतर, आयाम या फिर आवृत्ति। तो आपका आंसर क्या होगा, यहाँ पर आपका जो आंसर बनेगा वो होगा आवृत्ति। ठीक है, और आवृत्ति क्या होता है,
आवृत्ति क्या होती है, एफ बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी बोलते हैं इसको इंग्लिश में, तो एफ से डिनोट करते हैं जो 1/t होती है। इसका फॉर्मूला क्या होता है 1/2, कभी कभी इसकी यूनिट पूछी जाती है तो याद रखिएगा t-1 होता है इसका डायमेंशन फॉर्मूला, क्योंकि m की बात नहीं तो m 0 हो जाएगा, l भी 0 होगा, t क्या आ जाएगा -1। याद रखना डायमेंशन फॉर्मूला भी आप बना सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। और इसका जो मात्रक होता है वो हर्ट्ज होता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। और टी की वैल्यू निकाल सकते हैं, टी क्या होता है 1/, फ्रीक्वेंसी, जस्ट दोनों एक दूसरे का अपोजिट हो जाते हैं, यानी इसका व्युत्क्रम होता है ना, समय का व्युत्क्रम क्या होता है, अगर पूछे कि 1/टाइम या फिर 1/, जो टाइम का फॉर्मूला है ये किसका है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। लोहे का शुद्धतम रूप बताना है कौन सा होगा, ये अलग अलग ऑप्शन है। ठीक है, ये सब अलग अलग ऑप्शन है, आपको बताना है इसमें से लोहे का शुद्धतम रूप कौन सा होगा। तो नॉर्मल सा क्वेश्चन है, लोहे का शुद्धतम रूप कौन सा होगा, जल्दी बताइए, लोहे का शुद्धतम रूप कौन सा होगा है, तो पिटवा लोहा। कौन सा होगा, पिटवा लोहा, ये क्या हो जाएगा आपका आंसर। पिटवा लोहा क्या होता है, ये इसी वाले लोहे से, जो ढलवा लोहा होता है ना, इसी से प्राप्त किया जाता है। इसमें क्या होता है, जब हम उसको बहुत ज़्यादा, जैसे मैं आपको बताया धातु क्या होती है, लोहा क्या है, ये क्या है, धातु है। कभी कभी ये भी क्वेश्चन आता है क्या है, तो ये धातु है, क्योंकि लोहे में कोई मिलावट नहीं होती। और क्योंकि धातु को हम, इससे आपको पता है लोहे के छोटे छोटे वायर भी बना सकते हैं, बड़ी बड़ी चादर भी बना सकते हैं, बड़े बड़े इंस्ट्रूमेंट भी बना सकते हैं, बड़ी बड़ी मशीनरीज भी बनती है, यानी इसके शेप को हम चेंज कर सकते हैं, ये प्रॉपर्टी होती है धातु के अंदर, जबकि धातु में ये नहीं होता है। तो फिर इसको चेंज करके इसको गर्म किया जाता है, गर्म करके पीट कर इसको, जो पिटवा लोहा होता है वही पीट कर इसको एक छोटे से तार में, या फिर इसको तन देते हैं, सीट्स बना दी जाती है, तार बनाई जाती है, चादरें बनाई जाती हैं, तो वही क्या हो जाता है, इसका शुद्ध रूप हो जाता है। ठीक है, और आपको पता है जब हमारे बॉडी में लोहे की कमी हो जाती है, आयरन की क्या होती है, डेफिशिएंसी हो जाती है, कमी हो जाती है, तो कौन सा रोग होता है, ये भी याद रखना। तो कौन सा रोग होता है, एनीमिया। कौन सी बीमारी होती है लोहे की कमी से, एनीमिया बीमारी होती है, या फिर हम इसको बोलते हैं सिडोरोसिस इंग्लिश में। आइंस्टीन के समीकरण, आपको पता है आइंस्टीन का समीकरण कौन सा था, =mc², जहाँ पे ये सी क्या प्रदर्शित करता है, मैंने इसी के बारे में बात किया था। सी क्या है, यहाँ पे कांस्टेंट था, तो आपको बताना है सी क्या है, तो सी क्या है, इसमें से ऑप्शन क्या होगा, प्रकाश की गति, या फिर बोलेंगे प्रकाश का वेग। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, प्रकाश का वेग। यहाँ से हम फॉर्मूला निकाल सकते हैं, m क्या आ जाएगा, E/c²। और आपको पता है सी क्या होता है, ये क्या होता है, Hn, जहाँ पे n क्या होता है, जहाँ पे n क्या होता है, सी लैम्डा भी बोल सकते हैं, n/c क्या होता है, लैम्डा होता है। और जहाँ पर आपको पता है लैम्डा क्या है, वेवलेंथ है, यानी ये क्या है, तरंग है, और n क्या है, नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी, जितना भी दोलन होगा, यानी कि आवृत्ति। और जो h है वो क्या होगा, ये प्लैंक कांस्टेंट है ना, ये क्या होता है, कभी पूछते हैं h क्या है, प्लैंक कांस्टेंट। और बचा क्या है, इसकी वैल्यू, क्योंकि जितने भी कॉन्स्टेंट होते हैं उसकी वैल्यू होती है, तो उसकी वैल्यू कितनी होती है, 6.62 × 10⁻34 जूल पर सेकेंड। ठीक है, इतनी सारी चीज़ें जितनी इसमें पूछे जा सकते हैं वो हमने आपको बता दी, याद रखिएगा। गर्म पानी में जिसमें अधिक मात्रा में नमक मिला उससे पाँव की सूजन कम हो जाती है, यानी कभी कभी जैसे हमारे पाँव में चोट लग जाती है तो हम क्या करते हैं, जैसे अगर पाँव में सूजन आ जाती है, सूज जाता है, स्वेलिंग आ जाती है, हम क्या करते हैं, वार्म वाटर में अपने पैर को रखते हैं, ऐसा बोला जाता है, थोड़ा सा नमक डाल तो उसकी सूजन कम हो जाती है, और होता भी है ऐसा। तो उसका रीज़न क्या है ये बताना है, क्या रीज़न है, पाँव की सूजन क्या होती है, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं जिसकी वजह से ये प्रोसेस होती है। आपको पता है इलेक्ट्रोलिसिस तो हो नहीं सकती, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी की बात ही नहीं हो रही। इलेक्ट्रोलिसिस कब होगा, जब उसमें इलेक्ट्रिसिटी इंक्लूड होगी। ठीक है, तो इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है, ऑस्मोसिस। क्या बोला जाता है, ऑस्मोसिस। तो ऑस्मोसिस वो प्रोसेस है जिसकी वजह से हमारा पाँव का सूजन कम हो जाता है, जो प्रोसेस होती है गर्म वाटर में जब हम पाँव को डालते हैं। एस्प्रिन क्या है ये बताना है, एंटीबायोटिक है, हार्मोन है, एनाल्जेसिक है, या फिर एंजाइम है। तो एस्प्रिन एक क्या है,
एनाल्जेसिक है। याद रखना, ये क्वेश्चन आ चुका है एग्जाम में, सारे क्वेश्चन आ चुके हैं और कुछ एक्सपेक्टेड क्वेश्चन भी है। तो आप इस वीडियो को ज़रूर अच्छे से देखें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो ये क्या होता है, एनाल्जेसिक होता है। नेक्स्ट, जो कृत्रिम उर्वरक होता है, यानी हमको इसको क्या बोलते हैं, आर्टिफिशियल फर्टिलाइजर की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं, आर्टिफिशियल फर्टिलाइजर। उसमें क्या बताया है कि जो सामान्य रूप से नाइट्रोजन व फॉस्फोरस है और एक तीसरा तत्व होता है, इनमें से वो कौन सा है जो इसका आंसर बनेगा। तो इसमें नाइट्रोजन फॉस्फोरस के साथ तीसरा कौन सा होगा, बहुत कॉमन सी चीज़ है, ये क्या होगा, सोडियम। ठीक है, तो आपको याद रखना है, या फिर इनमें से तीनों ही पूछ ले तो आपको याद रखना है, जब हम आर्टिफिशियल फर्टिलाइजर जो बनाए जाते हैं, कृत्रिम उर्वरक जो बनाया जाता है इंसानों के द्वारा, उसमें कौन कौन से तत्व होते हैं, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड सोडियम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, अणु बम है असीमित आकार का बड़ा विस्फोटक, थर्मोन्यूक्लियर बम या फिजन बम या फिर फ्यूजन बम। आपको आंसर बताना है। तो आर्टिफिशियल फर्टिलाइजर में क्या होता है वो तो बता चुकी हूँ मैं नेक्स्ट क्वेश्चन में ही, प्रीवियस क्वेश्चन में। अणु बम क्या है ये बताइए आप लोग। तो अणु बम क्या होता है, अणु बम क्या है, एक फिशन बम है। क्या है, एक फिशन बम है। नेक्स्ट, धारा की इकाई होती है, आपको पता है धारा क्या होता है, इसको करंट बोलते हैं और इसको हम क्या करते हैं, आई से डिनोट करते हैं, ये इसका सिंबल होता है। आपको बताना है इसकी इकाई, तो इसकी इकाई क्या होती है, एम्पियर होती है। और धारा का फॉर्मूला क्या होता है, Q/T, जहाँ पे Q आपका क्या होता है, चार्ज। कोई भी चार्ज जितना समय लेता है, Q क्या है, चार्ज, यानी हिंदी में क्या बोलेंगे, आवेश, और T क्या है, टाइम। इसको क्या बोलेंगे, आवेश। तो कोई भी आवेश, आपको पता है आवेश दो टाइप के होते हैं, चार्ज दो, एक प्लस होता है और एक माइनस होता है। तो प्लस माइनस जो होते हैं, इनको फ्लो होने में जितना टाइम टेकन होता है वही आपका क्या होता है, धारा होती है। और धारा का SI मात्रक T होता है। और जब हम किसकी बात करेंगे, चार्ज की, क्योंकि इनका क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जितने भी n क्या होगा, नंबर, और e क्या होगा, इलेक्ट्रॉनों की संख्या। और आपको पता है जो विद्युत धारा होती है, जो धारा है, ये क्या है, एक अदिश राशि है, ये भी याद रखना। ये क्या है, एक अदिश राशि है, स्केलर क्वांटिटी है। और ये हमेशा विद्युत धारा क्या होती है, उच्च विभव से उच्च पोटेंशियल से कहाँ जाती है, निम्न विभव की ओर। ये सारे पॉइंट्स हैं जो एग्जाम में पूछा जाता है, धारा कैसे प्रवाहित होती है, उच्च विभव से निम्न या उच्च से निम्न या फिर निम्न से उच्च, ऐसे पूछे जाते हैं। तो आपको बताना है, जो उच्च विभव होता है, जो पोटेंशियल विभव क्या होता है, किसी चार्ज को अनंत से लाने में किया गया वर्क जो होता है, इलेक्ट्रिक एरिया के अंदर जब हम किसी चार्ज को लाते हैं, जो वर्क डन होता है वही आपका विभव होता है, पोटेंशियल होता है। विभव का SI मात्रक वोल्ट होता है और इसको V से डिनोट करते हैं। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। तो आज के यही सवाल थे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, अपना ख्याल रखिए और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिए।